आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। Coronavirus, so that means the cases are only increasing, but it's not just the end on the visas, but also that on the Sensex, because there's mayhem on the Lal Street that continues with markets suffering sharp losses over the coronavirus crisis. That Sensex has now also gone down with over 2,500 points. 2020 में कोविड आते हुए समझ गया था अगर स्टॉक्स खरीदने का सबसे सही टाइम है तो वो यही है। तो मैंने स्टॉक्स के लिए कंपनियां ढूंढना स्टार्ट कर दिया। एक के बाद एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे कुछ कंपनियां पसंद आई और मैंने कुछ स्टॉक्स खरीदे भी, लेकिन मैं अब भी बहुत सारे कैश पे बैठा हुआ था। उस टाइम का सिनारियो थोड़ा डिफरेंट ही था। जिसको देखो वो स्टॉक मार्केट की बातें कर रहा था और अगर यूट्यूब खोलो तो रोज एक नया स्टॉक मार्केट का यूट्यूबर आया था। लेकिन इन सब की बातों में मुझे बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट दिखता था। इनकी बातें कुछ और होती थी, लेकिन एक्शन जब देखता था मार्केट में वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता था। और यही नहीं, मोनिश पॉवर है, विजय केडिया, झुनझुनवाला, जिन्हें मैं बहुत एडमायर करता हूँ, इनकी बातों में भी एक डर दिख रहा था कि स्टॉक मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, ये भी श्योर नहीं। उसी टाइम पे मोनिश पॉवर की स्टेटमेंट भी आई थी कि वो अगले 2 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। और वहीं जब मैं विजय केडिया की स्टेटमेंट भी देखता था तो वो साहित्य तो लगते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनश्योरिटी सी दिखती थी। और झुनझुनवाला ने भी जुलाई 2020 में थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना स्टार्ट करा था जब उन्होंने टाटा मोटर्स लिया था। अगर आप उनकी यूट्यूब पे स्टेटमेंट सर्च करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि उन्हें जुलाई 2020 में कॉन्फिडेंस आया था। उससे पहले वो भी काफी रिलक्टेंट देख रहे थे। बट यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि मुझे तो बहुत सारी 10x और 20x अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। अगर ये अपॉर्चुनिटी तो जाने वाले इन्वेस्टर में पैसा लगा क्यों नहीं रहे। मैं यही सोचता रहता था कि ऐसा क्या हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी है जो मुझे आराम से दिख रही है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े इन्वेस्टर में पैसा नहीं लगा रहे। कुछ तो रीजन होगा इसका। तो यहाँ पे मैं डिलेमा में आ गया। या तो मैंने स्टॉक मार्केट अच्छे से क्रैक कर दिया, या ये मेरा बचपना बोल रहा है। मेरा मन कह रहा था इन स्टॉक्स पे फुल ऑन बैठ जाने का, पर दिक्कत ये थी इन स्टॉक्स में कोई पैसे ही नहीं लगा रहा था। जिनके नाम थे राघव प्रोडक्टिविटी, एनहांसर, एक्रिसिल, पालरेड, प्रिंस पाइप, कुछ इस टाइप के स्टॉक्स में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। HSIL में भी इंटरेस्टेड था। मुझे लगा ये सही में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें कोई पैसे डाल क्यों नहीं रहा। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। तो मैंने सोचा अगर ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना मैं वो स्टॉक्स खरीदूं जिसमें ऑलरेडी बड़े बड़े इन्वेस्टर है, क्योंकि ये स्टॉक्स मुझे और भी सस्ते दाम में मिलने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन है। उस टाइम पे मेरे ऊपर मोनिश पॉवर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होने लगा था, और सही कहूं तो वो इन्फ्लुएंस मुझ पे आज भी है, और मैं तो चाहूंगा कि इन्फ्लुएंस लाइफ टाइम रहे। तो बैक टू बैक यूट्यूब पे मैंने मोनिश पॉवर के जितने लेक्चर्स थे सारे देखा, और जो उनकी बुक थी धंधो इन्वेस्टर, वो तो मेरी ऑलरेडी फेवरेट थी। तो आप समझ सकते हैं मोनिश पॉवर का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस था उस वक्त मेरे ऊपर। तभी उनकी स्ट्रेटेजी बदलने की स्टेटमेंट आने लगी। वो कहने लगे अब मैं सिर्फ वही स्टॉक्स खरीदूंगा जिसे मैं डिकेड तक होल्ड कर सकूं। 2-3 साल के लिए मैं कोई स्टॉक्स नहीं खरीदूंगा। और वही जो मैं स्टॉक्स लेने की सोच रहा था वो मुझे पता था वो डिकेड के लिए तो है नहीं, लेकिन 2-3 साल के लिए बहुत ही अच्छे। तभी मैंने सोचा मुझे भी अपनी स्ट्रेटेजी इनकी जैसी करनी चाहिए, ताकि मैं लॉन्ग टर्म खेल पाऊं, क्योंकि एट द एंड मेरे को लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा पैसा बनाना है, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा पैसा बनाकर दोबारा डाउन पे नहीं आना। तभी दोबारा मैंने स्टॉक्स को ढूंढना शुरू करा, लेकिन कहानी यहाँ पे बदल चुकी थी। जो स्टॉक्स मैं लेना चाहता था, जिसमें मेरा बहुत कॉन्फिडेंस था, वो तो चले नहीं थे। 3-4 महीने हो चुके थे, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स चल गए थे। तो आप समझ सकते हैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। क्या पता मेरी बैट खराब थी और मुझे उन्हें लेना नहीं चाहिए, और मुझे डिकेड वाली बैट पे जाना चाहिए। तो मैंने सोचा इट्स गुड टू पुट मनी जहां पे मैं डिकेड के लिए होल्ड कर सकूं, और वहां पे अगर कोई एक बड़ा इन्वेस्टर भी हो तो मजा ही आ जाए। उससे बढ़िया फिर कंपनी तो कोई हो ही नहीं सकती। और उस टाइम मुझे सही भी लगा, क्योंकि एट द एंड मैं इतना पुराना इन्वेस्टर था नहीं कि मैं हर चीज को समझ सकूं कि आगे क्या होने वाला है। तो मैंने इसी स्ट्रेटेजी के साथ जाने का डिसाइड किया। अभी आई केम अक्रॉस वन यूट्यूब चैनल, माई मनी यूनिवर्स। आई मस्ट से हिज कंटेंट इज रियली ऑसम, और मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा। एनीवेज उसने एक कंपनी का नाम मेंशन करा, एडलवाइस। मुझे इस कंपनी के बारे में पता तो था, लेकिन मैं बहुत ही रिलक्टेंट था इस कंपनी को लेने के लिए पहले। और इस यूट्यूबर की सारी थिंकिंग मेरे जैसे मिलती थी, तो मेरे को उस पर थोड़ा ट्रस्ट भी था। और जब मैंने देखा था उसमें मोनिश पॉवर भी इन्वेस्टेड थे, और वो बहुत ही तेजी से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जा रहे थे। तो एडल्विस ने मेरा अटेंशन सही में बहुत अच्छे से खींची। और जब मैं इसको रिसर्च करने जा ही रहा था, तभी एक अनदर यूट्यूबर जो मेरे को बहुत ही फेवरेट लगता था, और मुझे लगता है उससे बढ़िया फाइनेंस यूट्यूबर तो अभी इंडिया में आया ही नहीं, जिनका नाम है डॉक्टर सागर आरवी। उन्होंने एक वीडियो डाली थी एडल्विस के ऊपर। तो मुझे लगा अरे यार, अभी मैं एडल्विस के बारे में सोच ही रहा था, रिसर्च भी कर रहा था, और इस बंदे की मेरे को बात भी अच्छी लगी, और अब सागर आरवी ने भी डाली। तो मेरे को ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लगा कि चलो, जो मैं सोचता हूँ, जिस थिंकिंग के लोगों को मैं सही समझता हूँ, वो भी एडल्विस में इंटरेस्टेड हो रहा है।
तो मैंने एडलवाइस को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। और सही कहूँ तो उसे रिसर्च करना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस था, क्योंकि एक बिजनेस नहीं, इसके अंदर टोटल 8 बिजनेस आते थे। उनमें से कुछ बिजनेस तो इंडिया के नंबर 1 बिजनेस थे, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये इंडिया के नंबर 1 बिजनेसेस में आते थे। तो फिर जब मैंने इसका डिटेल एनालिसिस करा तो मैंने नोटिस करा इस बिजनेस की बहुत सारी अच्छी बातें भी, बहुत सारी बुरी बातें भी है। तो उसे मेरे को ढंग से देखना पड़े। जिसमें इनका ईसीएल फाइनेंस लॉस में था, और जिसका मेन कारण था 2018 में आया हुआ एनबीएफसी क्राइसिस। एनबीएफसी क्राइसिस में बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। तो यहाँ से देखने में लग रहा था ये बैंकरप्ट तो होने नहीं वाली, और जहां तक देखा जा रहा है 1 साल में यहाँ से बिल्कुल रिकवर हो जाएगी। तो जो इनका ईसीएल फाइनेंस ब्लीड कर रहा है, तो उसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 1-1.5 साल में वो ब्लीड करना बंद कर देगा। एडलविस रिटेल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, वो तो प्रॉफिटेबल था ही। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी वो तो एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल था ही। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो भी प्रॉफिटेबल थी। लेकिन जब मैंने इनकी पुरानी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी तो जाना कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का तो कम प्रॉफिट आ रहा है, इससे भी कहीं ज्यादा प्रॉफिट आता है इनके अच्छे टाइम में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट आ गया था, एक कम प्रॉफिट आ रहा है, आगे चल के बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाला है। लास्ट में आता है इनके इंश्योरेंस बिजनेस, जिसमें जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, और ये बिजनेस लॉस में थे, जो कि ऑब्वियस था, क्योंकि अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करता है तो वो कुछ सालों तक लॉस में रहते हैं, लेकिन एक बार जब वो लॉस करना बंद कर देते हैं उसके बाद ही प्रॉफिट पा जाते हैं। तो इससे ये भी उम्मीद थी कि 1-2 साल में लॉस करना बंद कर देंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, पैसा ही पैसा। तो इस सिचुएशन को अगर ढंग से देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मेन प्रॉब्लम थी, वो थी ईसीएल फाइनेंस। और ये ईसीएल फाइनेंस राशिद साहब अपनी एनुअल रिपोर्ट में बार बार कह रहे थे या तो सेल कर देंगे या अपने आप ईसीएल फाइनेंस खत्म हो जाएगा। तो अगर ईसीएल फाइनेंस खत्म हो जाता तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बचती ही नहीं। और दूसरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, ये यहाँ पे अपना वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस बेच रहे थे, जिस बिजनेस के सेल पे इन्हें पूरे 2200 करोड़ रुपए रिसीव होने वाले थे। तब इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में सुनने को मिलता था कि ईसीएल फाइनेंस के लिए तो पैसों की जरूरत भी नहीं है, ये जो पैसा है अलग अलग जगह लगाएंगे। अगर ईसीएल फाइनेंस में इतना पैसा आने के बाद भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ रही तो मतलब पैसा बहुत है अभी एडलवाइस के पास। तो अगर जरूरत भी पड़ती है तो एडलवाइस आसानी से ईसीएल फाइनेंस को हैंडल कर पाएगा। और दूसरी और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी, 2200 करोड़ रुपए तो इन्हें रिसीव होने वाले थे, और स्टॉक मार्केट पे एडलवाइस की पूरी वैल्यू 4400 करोड़ में थी। तो आप देखेंगे 2200 करोड़ में आपको आधा वेल्थ मैनेजमेंट मिल रहा है, बाकी के सारे बिजनेस आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एडलवाइस मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंप्रेसिव बाय लगी। तो इसके बाद मुझे सामना करना पड़ा एक के बाद एक राशिद शाह के झूठ का। सबसे पहले वेल्थ मैनेजमेंट का जैसे ही पैसा आता है 900 करोड़ तो इन्होंने इम्पेयरमेंट में खराब कर दिया। इम्पेयरमेंट मतलब पैसे को राइट ऑफ कर देना। इनका ईसीएल फाइनेंस का कोई लोन था जो इन्हें उम्मीद थी अभी पैसा वापस नहीं आने वाला, उनके इसके बिहाफ पे इन्होंने 900 करोड़ वहां राइट ऑफ कर दिए। अब लगने लगा चलो बाकी पैसा तो है वो अच्छे बिजनेस में लगने वाला है, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने बाकी पैसा भी किसी और बिजनेस में नहीं लगाया। जैसा ये पुरानी स्टेटमेंट में कहते थे 100 करोड़ हम इंश्योरेंस बिजनेस को देने वाले हैं, इतने करोड़ उस बिजनेस को देने वाले हैं, ईसीएल फाइनेंस को नहीं चाहिए। और इसमें मैं क्या ही कहूँ, आपकी कंपनी डूब रही है, आप बोनस बांट रहे हैं। सिर्फ बोनस बांटना ही नहीं, ये डिविडेंड भी देते थे जो अब भी दे रहे हैं। काफी लोगों को डिविडेंड अच्छा लगता है, लेकिन मुझे काफी चुभ रहा था, क्योंकि एक तरफ तो 100 करोड़ रुपए मार्केट से उधार ले रहे थे और उसमें से डिविडेंड दे रहे थे। उधार के पैसे से आपको कंपनी स्ट्रांग करनी चाहिए और कम से कम उधार लेना चाहिए, ऐसे पैसे बांटने तो नहीं चाहिए। जब पैसों का इतना मिसयूज होने लगा तो मेरे दिमाग में थोड़ी सी नेगेटिविटी तो आई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, वेल्थ मैनेजमेंट का जब डीमर्जर होगा तब तक तो रुका ही जा सकता है। लेकिन कहा ही राशिद शाह के जल्दी से डीमर्जर करने के प्लान थे। उनके प्लान तो सिर्फ रोज के रोज डेट बढ़ाने के थे। जब भी इनके स्टेटमेंट सुनो रोज डीमर्जर पुश कर दिया करते थे। सिर्फ यही नहीं, मैंने और भी बहुत सारे रेड फ्लैग देखे इनकी कंपनी में, जिसमें सबको मालूम है कि कंपनी का शेयर बहुत नीचे है, तो इनके एम्प्लॉय को और कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए और इन्हें पता भी कंपनी अब स्ट्रांग होने वाली है। लेकिन इनके जो एम्प्लॉय है वो शेयर बेच रहे थे, सबके सब शेयर बेच रहे थे, जो भी की पर्सनल थे सब बेच रहे थे। शायद मेरे को वो क्लू आसानी से देख लेना चाहिए। वैसे वारन बफेट भी यही कहते हैं, अगर कोई कंपनी अपनी सेल कर रहा है इतनी आसानी से तो शायद उसे भी उम्मीद नहीं है इसका शेयर बढ़ने वाला है। लेकिन मुझे क्लू ले लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिया। राधिका गुप्ता जो इनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाती है और जो इनकी स्टार एम्प्लॉई है जिसका नाम आपने भी सुना होगा, वो तक अपने शेयर बेच रही थी। तो इन पे भरोसा सा ही नहीं हो रहा था मेरे को कि कर क्या रहे हैं। लेकिन इनकी कहानी यही नहीं रुकी। FY22 आया, इन्होंने ईसीएल फाइनेंस को जो पहले फुल सेल ऑन करने की बात करी थी वो ये भूल चुके थे। किसी ने इनसे कॉन्फ्रेंस कॉल पे पूछा भी कि आप तो करते ईसीएल फाइनेंस फुल सेल ऑन कर देंगे 2022 तक, तो उसमें ये कुछ ऐसा जवाब देते हैं, नहीं अब हम ये हैंडल कर सकते हैं तो सेल करने की क्या जरूरत। तो अगर आप देखेंगे इन्होंने अपनी पुरानी सारी बातों से मुकर गए थे और अब ये नई ट्रैक पे चल चुके थे। तो इससे मुझे पता चल गया कि राशिद शाह इज अ लायर। वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के डीमर्जर को डिले करते करते अब पूरे 3 साल हो चुके हैं, अभी भी जिसका डीमर्जर हुआ नहीं और आगे भी मैं कह नहीं सकता वो और कितना डिले करने वाले हैं।
तो एट दैट मैंने एडलवाइस से फुली एग्जिट ले लिया है, क्योंकि मेरे को उन पर अब कोई भी भरोसा नहीं है और उन पर मेरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। लेकिन एडलवाइस को होल्ड करते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हुई, जिसमें मैंने कुछ नाम तो पहले भी ले दिए थे। एक्रेसिल थी, प्रिंस पाइप था, पालरेड। खैर प्रिंस पाइप तो पहले चल गया था जब तक मैं इन्वेस्ट करता भी, लेकिन पालरेड था। और आगे चल के टीना रबर में भी मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आता है, वो 36 के लेवल पे था, आज 450 रुपये में। तो इसके चक्कर में मैंने बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खोई है। तो यही नुकसान होता है अगर आप किसी शेयर में बहुत ज़्यादा टाइम बिता देते हैं और वो शेयर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, वो कंपनी का प्रमोटर आपसे झूठ पे झूठ बोलता जाता है। इसका ही दूसरा एक एग्जांपल है IDFC फर्स्ट, उस पर मैं कभी और बात करूंगा। उसमें मैंने पैसा नहीं लगाया था, शुरू में लगाया था, लेकिन बहुत जल्दी एग्जिट ले लिया था। और एडलवाइस में मैंने पैसा तो नहीं खोया, जितना मैंने लगाया तो उससे ज़्यादा ही निकाला है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पैसे बना सकता था, वो नहीं बनाया, तो वो भी एक बहुत बड़ा लॉस ही है। धीरे धीरे एडलवाइस में मैंने बहुत सारा पैसा लगा दिया था। अगर मैं वो पैसा किसी और भी कंपनी में लगा देता, किसी भी कंपनी में लगाया था, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो करोड़ों से तो बहुत ऊपर था। दैट्स हाउ आई लॉस्ट अबाउट 1 करोड़ रुपए ऑन एडलवाइस।